स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Era of extremists 1905 to 1918। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियोस में हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी INC के फॉर्मेशन और उसके मॉडरेट फेज को डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे INC के नेक्स्ट फेज की, जो एक्सट्रीमिस्ट फेज के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हम स्वदेशी और होम रूल लीग मूवमेंट को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। दोस्तों, 20th सेंचुरी की शुरुआत में इंडिया में नेशनल लीडर्स की एक नई क्लास इमर्ज होती है, जो मॉडरेट ग्रुप से काफी अलग थी। ये ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट और भी ज्यादा अग्रेसिव स्टांस लेते हैं और इन्हें एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के नाम से जाना जाता है। इसमें ज्यादातर यंग लीडर्स थे और इन्हें मॉडरेट लीडर्स की सॉफ्ट एंड परसुएसिव अप्रोच पर यकीन नहीं था। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स की लिस्ट में मुख्यतः नाम आता है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और औरोबिंदो घोष का। एक्सट्रीमिस्ट फेज के बारे में डिटेल में डिस्कस करने से पहले यह समझना जरूरी है कि ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस में इनका राइज होता है। तो आइए समझते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज के उदय के कारणों को। कॉजेस फॉर द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म। दोस्तों, एक्सट्रीमिस्ट फेज के उदय के पीछे बहुत से कारण जिम्मेदार थे। आइए एक एक करके उनको समझते हैं। सबसे पहला कारण था ब्रिटिश रूल के ट्रू नेचर की पहचान होना। अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स ने ब्रिटिशर्स को एक्सपोज करने का काम किया था। उन्होंने अपनी राइटिंग्स और स्टैटिस्टिकल डेटा की हेल्प से यह साबित कर दिया था कि ब्रिटिश रूल और उसकी पॉलिसीज की वजह से ही इंडिया की इकोनॉमिक हालत इतनी खराब हो चुकी है और गरीबी दिन रोज बढ़ती जा रही है। इसी अवेयरनेस का नतीजा था एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी की ग्रोथ। इन्हें समझ आ जाता है कि इंडिया की प्रोग्रेस ब्रिटिश रूल में पॉसिबल ही नहीं है। एक्सट्रीमिज्म के राइज को बढ़ते हुए वेस्टर्नाइजेशन के अगेंस्ट एक रिएक्शन के रूप में भी देखा जाता है। क्रिश्चियनिटी और यूटिलिटेरियनिज्म इंडियन रिलीजन और थॉट के लिए एक चैलेंज बन रहे थे। मटीरियलिस्टिक और इंडिविजुअलिस्टिक वेस्टर्न सिविलाइजेशन इंडियन सिविलाइजेशन की वैल्यूज को धीरे धीरे इरोड करती जा रही थी। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स इंडियन स्पिरिचुअल हेरिटेज से इंस्पिरेशन लेते हैं। एक्सट्रीमिज्म के राइज का सबसे बड़ा कारण था मॉडरेट लीडर्स की लिमिटेशंस। मॉडरेट लीडर्स ब्रिटिश अथॉरिटीज से अपनी कोई भी सिग्निफिकेंट डिमांड एक्सेप्ट कराने में सफल नहीं हुए थे। यहां तक कि 1892 के काउंसिल्स एक्ट में भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी थी। यही वजह थी कि धीरे धीरे मॉडरेट लीडर्स के मेथड्स पर से यंग लीडर्स का भरोसा उठने लगता है। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स मॉडरेट्स के 3 P's यानी कि पिटिशन, प्रेयर और प्रोटेस्ट के मेथड को पॉलिटिकल मेंडिकेंसी का नाम देते हैं। तिलक कांग्रेस को कांग्रेस ऑफ फ्लैटरर्स और कांग्रेस सेशन को अ हॉलिडे रिक्रिएशन बोलते हैं। लाला लाजपत राय का मानना था कि कांग्रेस की मीटिंग द एनुअल फेस्टिवल ऑफ एजुकेटेड इंडियंस से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इस तरह एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स मॉडरेट्स के स्ट्रॉन्ग क्रिटिक्स बन जाते हैं। इसके अलावा इंडिया की खराब होती इकोनॉमिक कंडीशन भी इंडियन नेशनल एक्टिविटी में एक्सट्रीमिज्म के राइज को प्रमोट करती है। 1896-97 और 1899-1900 की टेरेबल फैमिन्स के साथ महाराष्ट्र में फैले ब्यूबॉनिक प्लेग ने बड़ी संख्या में लोगों की जान ली थी। गवर्नमेंट की रिलीफ मशीनरी पूरी तरह से बेकार साबित हो रही थी। तिलक कैलस और ओवरबेयरिंग गवर्नमेंट प्लेग कमिश्नर्स को क्रिटिसाइज भी करते हैं, क्योंकि ये कुछ अच्छा करने की जगह सिचुएशन को और ज्यादा बुरा बना रहे थे। तिलक कहते हैं कि सरकारी उपायों से कम क्रूअल तो हमारे लिए प्लेग है। ये सभी इवेंट्स इंडियंस को एहसास दिलाते हैं कि उनकी कंडीशन कितनी हेल्पलेस हो गई है। इसके साथ ही बार बार फैमिन्स का आना भी गवर्नमेंट की एंटी नेशनल पॉलिसी का ही रिजल्ट था। इसके साथ ही इंडिया के बाहर हो रहे इवेंट्स भी यंगर जनरेशन को काफी इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि ब्रिटिश कॉलोनीज स्पेशली साउथ अफ्रीका में इंडियंस के साथ होने वाला ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स क्रिएट करता है। साथ ही इजिप्ट, पर्शिया, टर्की और रशिया में चल रहे नेशनल मूवमेंट्स भी इंडियंस को न्यू होप्स और एस्पिरेशंस देने का काम करते हैं।
इंडियन नेशनलिस्ट्स का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाता है जब 1896 में एबिसीनिया जैसा देश इटालियन आर्मी के अटैक को रिपल्स करने में कामयाब रहता है। इसके अलावा 1905 में रशिया जैसे पावरफुल देश पर जापान की शानदार जीत भी इंडियंस को इंस्पिरेशन देने का काम करती है। इन सभी इवेंट्स की वजह से इंडियन लीडर्स को यह विश्वास हो जाता है कि ब्रिटिशर्स इनविंसिबल नहीं हैं और उन्हें भी हराया जा सकता है। दोस्तों, एक्सट्रीमिज्म के राइज का अगला इंपॉर्टेंट कारण है लॉर्ड कर्जन की रिएक्शनरी पॉलिसीज। कर्जन के इंडियंस को लेकर क्या व्यूज और ओपिनियन थे, ये तो आप जान ही चुके हैं। उनके द्वारा लाए गए कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट ने इंडिया में काफी रिजेंटमेंट क्रिएट किया था। इसके साथ ही लॉर्ड कर्जन 1903 में ऐसे समय में दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज करते हैं जब इंडिया पूरी तरह से 1899-1900 के फैमिन के इफेक्ट से बाहर भी नहीं आया था। उनका ये एक्ट भी बहुत कंडेम किया जाता है और इसे इंटरप्रेट किया जाता है एज अ पॉम्पस पैजेंट टू अ स्टार्विंग पॉपुलेशन। कर्जन एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे ज्यादा हेट किया जाने वाला एक्ट था बंगाल का पार्टीशन। इस एक्ट ने इंडियंस की आंखें खोल दी थी और उन्हें ब्रिटिशर्स का असली रंग दिखने लग गया था। पब्लिक प्रोटेस्ट के बावजूद पार्टीशन को फोर्स करना दिखाता है कि ब्रिटिशर्स को इंडियन पब्लिक ओपिनियन की कोई परवाह नहीं थी। इससे यह भी साबित होता है कि मॉडरेट्स की पिटीशन, प्रेयर्स और प्रोटेस्ट्स की पॉलिसी से तो रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले थे। इन्हीं सब रीजंस की वजह से एक्सट्रीमिस्ट फेज का राइज होता है। आइए अब जानते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के मेथड्स या प्रोग्राम ऑफ एक्शन क्या था। मेथड्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। दोस्तों, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का गोल स्वराज था, जबकि मॉडरेट लीडर्स का गोल तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को शामिल करना था। इसलिए इनके मेथड्स भी मॉडरेट लीडर्स से अलग थे। मॉडरेट्स के 3 P's के मेथड को ये ओपनली क्रिटिसाइज कर ही चुके थे। इसीलिए प्रेयर और पिटीशन की जगह एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स बॉयकॉट और स्वदेशी मेथड्स को अपनाते हैं। ये परसुएशन से ज्यादा कॉन्फ्रंटेशन में बिलीव करते थे। इसके साथ ही ब्रिटिश रूल का विरोध करने में भी ये ज्यादा वोकल थे। मॉडरेट्स की तरह इन्हें ब्रिटिश जस्टिस में कोई विश्वास नहीं था और न ही ये ब्रिटिश क्राउन के प्रति कोई लॉयल्टी रखते थे। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स मास मूवमेंट में भी बिलीव करते थे और लोअर मिडिल क्लास को नेशनल मूवमेंट से जोड़ना चाहते थे। एक्सट्रीमिस्ट्स के ये मेथड्स सबसे पहली बार इंप्लीमेंट हुए थे स्वदेशी मूवमेंट के दौरान। तो आइए स्वदेशी मूवमेंट को डिटेल में समझते हैं। द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। दोस्तों, स्वदेशी मूवमेंट बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से एक मास मूवमेंट करने की पहली कोशिश भी थी, लेकिन मास मूवमेंट शुरू होने से पहले कांग्रेस ने पार्टीशन का विरोध मॉडरेट मेथड से ही किया था। 1903 में पार्टीशन का प्लान आने पर मॉडरेट लीडर्स पिटीशंस और प्रेयर्स के द्वारा बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन उनकी प्रोटेस्ट का ब्रिटिशर्स पर कोई असर नहीं होता और जुलाई 1905 में बंगाल पार्टीशन का फाइनल अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। इसके कुछ ही दिन में पूरे बंगाल में जगह जगह प्रोटेस्ट मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाती हैं और 7 अगस्त 1905 को कैलकाटा टाउन हॉल की मीटिंग में बॉयकॉट रेजोल्यूशन के पैसेज के साथ स्वदेशी मूवमेंट का फॉर्मल प्रोक्लेमेशन हो जाता है। 16 अक्टूबर 1905 को जब पार्टीशन फॉर्मली फोर्स में आता है, तब पूरे बंगाल में उस दिन को डे ऑफ मॉर्निंग की तरह मनाया जाता है। यूनिटी के सिंबल के रूप में लोग एक दूसरे को राखी भी बांधते हैं। प्रोसेशंस निकाले जाते हैं जिसमें लोग वंदे मातरम और अमार सोनार बांग्ला जैसे गीत गाते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स बड़ी बड़ी गैदरिंग्स को एड्रेस करते हैं। जल्दी ही मूवमेंट देश के बाकी हिस्सों तक स्प्रेड हो जाता है। तिलक की लीडरशिप में बॉम्बे और पूना में, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह के नेतृत्व में पंजाब में मूवमेंट स्प्रेड होने लगता है। सैयद हैदर रजा दिल्ली में लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं और चिदम्बरम पिल्लई मद्रास में। मूवमेंट तो शुरू हो जाता है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी भी इसका कोई फॉर्मल प्लान नहीं रखा गया था। आइए जानते हैं कांग्रेस में स्वदेशी मूवमेंट को लेकर क्या चल रहा था। द कांग्रेस's पोजीशन। दोस्तों, 1905 में गोखले की प्रेसिडेंटशिप में कांग्रेस की मीटिंग होती है। इसमें बंगाल के पार्टीशन और कर्जन की रिएक्शनरी पॉलिसीज को कंडेम किया जाता है।
साथ ही बंगाल में चल रहे स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट करने का फैसला भी लिया जाता है। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स तो मूवमेंट को बंगाल से बाहर देश के दूसरे पार्ट्स तक एक्सटेंड करना चाहते थे। साथ ही फॉरेन गुड्स के बॉयकॉट से आगे बढ़कर एक फुल फ्लेजेड मास स्ट्रगल भी शुरू करना चाहते थे। लेकिन उस समय कांग्रेस में मॉडरेट लीडर्स का डोमिनेंस था और वो इतने आगे नहीं जाना चाहते थे। लेकिन नेक्स्ट कांग्रेस सेशन में एक बड़ा स्टेप लिया जाता है। इस सेशन को हेड कर रहे थे दादाभाई नौरोजी और ये कैलकाटा में हुआ था। यहां डिक्लेयर किया जाता है कि कांग्रेस का गोल सेल्फ गवर्नमेंट या स्वराज है। इस डिक्लेरेशन से एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है और वो स्वदेशी और बॉयकॉट के साथ पैसिव रेजिस्टेंस की कॉल भी दे देते हैं। इसमें गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस का, गवर्नमेंट सर्विसेज का, कोर्ट्स का, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का, म्यूनिसिपैलिटीज का और गवर्नमेंट टाइटल्स का बॉयकॉट शामिल था। इसके अलावा और कौन कौन सी एक्टिविटीज स्वदेशी मूवमेंट के दौरान हुई थी, आइए जानते हैं। न्यू फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड इंपैक्ट। दोस्तों, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट के समय फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करने के अलावा भी बहुत सी एक्टिविटीज शुरू की जाती हैं, जैसे कि कोर ऑफ वॉलंटियर्स या समितिज को ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें अश्विनी कुमार दत्त द्वारा बरिसाल में बनाई गई स्वदेश बांधव समिति सबसे ज्यादा पॉपुलर होती है। ये समितिज मास मोबिलाइजेशन का पावरफुल मीन्स बन जाती हैं। स्वदेशी मूवमेंट के दौरान मासेस तक पहुंचने और उनके बीच पॉलिटिकल मैसेज को स्प्रेड करने के लिए पॉपुलर फेस्टिवल्स और मेलाज का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है तिलक द्वारा शुरू किए गए गणपति और शिवाजी फेस्टिवल। इसके अलावा सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मशक्ति के ऊपर भी एम्फेसिस किया जाता है। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की जाती है और औरोबिंदो घोष को इसका प्रिंसिपल बनाया जाता है। देखते ही देखते देश के अलग अलग हिस्सों में नेशनल स्कूल और कॉलेजेस खुलना शुरू हो जाते हैं। 15 अगस्त 1906 को नेशनल कंट्रोल में एजुकेशन सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को सेटअप किया जाता है। इसके साथ ही बहुत से स्वदेशी यानी कि इंडिजिनस एंटरप्राइजेस की भी शुरुआत होती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा टूटिकोरिन में एस्टैब्लिश्ड नेशनल शिप बिल्डिंग एंटरप्राइज स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी। 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट भी फॉर्म की जाती है। इसका एम इंडियन आर्टिस्ट्स पर इंग्लिश इन्फ्लुएंस को काउंटर करना था। ये चाहते थे कि इंडियन आर्ट यूरोपियन आर्टिस्ट से इन्फ्लुएंस न होकर इंडिजिनस आर्ट फॉर्म से इंस्पिरेशन ले। इस सोसाइटी से स्कॉलरशिप लेने वाले पहले रेसिपिएंट बनते हैं नंदलाल बोस। साइंस की फील्ड में जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र रॉय जैसे जीनियस ओरिजिनल रिसर्च से पूरे विश्व में ख्याति पाते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट सिर्फ पॉलिटिकल फील्ड तक ही लिमिटेड नहीं था। इसका इंपैक्ट हर फील्ड में देखने को मिलता है और ये इंडियंस को एक नया कॉन्फिडेंस देने का काम करता है। मूवमेंट में स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन बड़े स्केल पर देखने को मिलता है। इसके साथ ही वुमेन और वर्किंग क्लास भी पहली बार नेशनल मूवमेंट से जुड़ते हैं। लेकिन 1908 आते आते स्वदेशी मूवमेंट खत्म होने की कगार पर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, आइए समझते हैं। द मूवमेंट फिजल्स आउट। स्वदेशी मूवमेंट के डिक्लाइन के पीछे बहुत से कारण थे। सबसे पहला कारण था गवर्नमेंट की तरफ से किया गया सिवियर रिप्रेशन। दोस्तों, 1908 आते आते मूवमेंट लीडरलेस हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर लीडर्स को या तो अरेस्ट कर लिया जाता है या फिर डिपोर्ट। औरोबिंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल तो एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर ही हो जाते हैं। इसके अलावा मूवमेंट मोस्टली अपर और मिडिल क्लास तक ही सीमित रह जाता है। ये मासेस स्पेशली पेजेंट्स को अपने साथ जोड़ने में असफल रहता है। और स्वदेशी मूवमेंट के डिक्लाइन होने का सबसे बड़ा कारण था लीडर्स के बीच की आपसी अनबन। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स मूवमेंट की स्ट्रैटेजी को लेकर अलग अलग ओपिनियन रखते थे। उनके बीच की तकरार इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि 1907 के सूरत सेशन में कांग्रेस दो ग्रुप्स में स्प्लिट हो जाती है। इसे सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं। आइए सूरत स्प्लिट को डिटेल में समझते हैं। सूरत स्प्लिट 1907 कांग्रेस सेशन। दोस्तों, 1907 का सेशन पहले नागपुर में होना था, लेकिन नागपुर एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का स्ट्रांग होल्ड था और मॉडरेट लीडर्स को यह डर था कि नागपुर में अगर सेशन हुआ तो तिलक प्रेसिडेंट बन जाएंगे।
इसलिए मॉडरेट लीडर गोखले सेशन को सूरत शिफ्ट कर देते हैं। सूरत क्योंकि तिलक के होम प्रोविंस में आता था, इसीलिए रूल के अकॉर्डिंग वो सेशन के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते थे। इस तरह 1907 के सेशन की शुरुआत मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के बीच तकरार के साथ होती है। यहां मॉडरेट ग्रुप प्रेसिडेंट के लिए रोश बिहारी घोष का नाम आगे करते हैं और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे। पहली बार प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इलेक्शन करना पड़ता है और फाइनली रोश बिहारी घोष ही प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। लेकिन इस सब के बीच दोनों ग्रुप्स के बीच तकरार इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सेशन को कॉल ऑफ करना पड़ता है। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को कांग्रेस से बाहर कर दिया जाता है और इस तरह कांग्रेस स्प्लिट हो जाती है। दोस्तों, कांग्रेस में हुई स्प्लिट का फायदा ब्रिटिश गवर्नमेंट उठाती है और एक्सट्रीमिस्ट पर मैसिव अटैक लॉन्च कर देती है। आइए देखते हैं कैसे। गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी। एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज को रोकने के लिए 1907 से 1911 के बीच ब्रिटिश गवर्नमेंट 5 नए लॉज लेकर आती है। ये थे सेडिशियस मीटिंग्स एक्ट 1907, इंडियन न्यूज़पेपर्स इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट 1908, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908 एंड द इंडियन प्रेस एक्ट 1910। मेन एक्सट्रीमिस्ट लीडर तिलक के अगेंस्ट 1909 में सेडिशन केस फाइल किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने न्यूज़पेपर केसरी में बंगाल के क्रांतिकारियों द्वारा मुजफ्फरपुर में बॉम्ब फेंके जाने की घटना पर आर्टिकल लिखा था। इन्हें गिल्टी मानते हुए 1000 रुपए का फाइन और 6 साल के लिए बर्मा की मंडलेय जेल में रहने की सजा सुनाई जाती है। औरबिंदो और बीसी पाल एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाते हैं और लाला लाजपत राय विदेश चले जाते हैं। लीडर्स की एब्सेंस में मूवमेंट कमजोर पड़ने लगता है और कुछ समय के लिए खत्म सा हो जाता है। 1914 में जब तिलक जेल से बाहर आते हैं, तब एक बार फिर से मूवमेंट की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं। इस बीच मॉडरेट्स को खुश करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट 1909 में इंडियन काउंसिल्स एक्ट भी लेकर आती है। इसे मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। एक्ट की डिटेल्स को हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहां बस इतना समझ लेते हैं कि इस एक्ट के द्वारा मॉडरेट्स और मुस्लिम्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी तरफ करना चाहती थी। दोस्तों, ये तो बात हुई कि ब्रिटिशर्स कैसे अलग अलग स्ट्रैटेजी अपनाते हैं एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट ग्रुप से डील करने के लिए। इसे कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी भी कहा जाता है। 1909 के रिफॉर्म्स मॉडरेट्स के लिए कैरेट का काम करते हैं और रिप्रेसिव लॉज एक्सट्रीमिस्ट्स के लिए स्टिक की तरह थे। दोस्तों, इसके बाद 1914 में जब तिलक जेल से बाहर आ जाते हैं, तब किस तरह से नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ता है, आइए जानते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लखनऊ सेशन एंड होम रूल लीग मूवमेंट। दोस्तों, 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होती है, तब मॉडरेट लीडर्स तो वॉर में ब्रिटिशर्स का सपोर्ट एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी करते हैं। वहीं तिलक जैसे एक्सट्रीमिस्ट ये सोचकर ब्रिटिशर्स के वॉर एफर्ट्स को सपोर्ट करते हैं कि इस लॉयल्टी के बदले में ब्रिटिशर्स उन्हें सेल्फ गवर्नमेंट का तोहफा दे देंगे। लेकिन इसके साथ ही लीडर्स को इस बात का भी एहसास था कि बिना किसी पॉपुलर प्रेशर के ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी भी कंसेशंस देने के लिए तैयार नहीं होगी। इसलिए लीडर्स की तरफ से एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट तो जरूरी है। कुछ और भी कारण थे जिसकी वजह से नेशनल मूवमेंट इस दिशा में बढ़ता है, जैसे कि वॉर के दौरान इंडिया में गरीब लोगों की हालत और खराब होना, क्योंकि वॉर के समय हैवी टैक्सेशन इंपोज किया जा रहा था और साथ ही रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छूने लगे थे। इस वजह से लोग भी प्रोटेस्ट करने के लिए एक अग्रेसिव मूवमेंट के पक्ष में नजर आ रहे थे। अब ये मूवमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप में होना तो मुश्किल लग रहा था, क्योंकि मॉडरेट्स की लीडरशिप में कांग्रेस एक पैसिव और इनर्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनकर रह गई थी। इसलिए कांग्रेस के बाहर से ही मूवमेंट शुरू होता है और यह मूवमेंट था होम रूल लीग मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट बेसिकली आयरिश होम रूल लीग्स के एग्जाम्पल को फॉलो करता है। इसकी मेन इंस्पिरेशन भी आयरिश लेडी एनी बेसेंट ही थी। इंडिया में 2 होम रूल लीग्स एस्टैब्लिश की जाती हैं, एक एनी बेसेंट की लीडरशिप में और दूसरी तिलक की लीडरशिप में। तिलक अपनी इंडियन होम रूल लीग अप्रैल 1916 में सेटअप करते हैं। इसकी पहली मीटिंग बेलगांव में होती है और इसका हेडक्वार्टर्स पूना में बनाया जाता है। इनकी लीग बॉम्बे सिटी को छोड़कर महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंसेस और बेरार को कवर करती हैं।
लीग की मेजर डिमांड्स में स्वराज्य, लिंग्विस्टिक स्टेट्स का फॉर्मेशन और वर्नाक्युलर में एजुकेशन देना शामिल था। एनी बेसेंट अपनी ऑल इंडिया होम रूल लीग को सितंबर 1916 में मद्रास से शुरू करती हैं। तिलक के एरियाज को छोड़कर पूरे इंडिया को इनकी लीग कवर करती है। जॉर्ज अरुंडेल इसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बनाए जाते हैं और इनके अलावा इसमें BW वाडिया और CP रामास्वामी अय्यर का भी इंपॉर्टेंट योगदान था। इसी बीच 1916 में कांग्रेस का लखनऊ सेशन भी होता है। इसमें एक्सट्रीमिस्ट्स को वापस कांग्रेस में शामिल कर लिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स दोनों को ही यह रियलाइज होता है कि उनके बीच स्प्लिट ने पॉलिटिकल इनएक्टिविटी को जन्म दे दिया है। साथ ही एनी बेसेंट और तिलक पिछले कुछ सालों से रीयूनियन के लिए एफर्ट कर ही रहे थे। इस बीच गोखले और फिरोज शाह मेहता जैसे मॉडरेट लीडर्स की मृत्यु भी रीयूनियन के लिए रास्ता बनाने का काम करती है। तो इस तरह मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स फिर से एक साथ काम करने लगते हैं और इस वजह से होम रूल लीग मूवमेंट और भी स्ट्रांग हो जाता है। इसे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाबाई देसाई, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू और लाला लाजपत राय जैसे लीडर्स भी ज्वाइन कर लेते हैं। यानी कि बहुत से नए लीडर्स इस आंदोलन के दौरान ही पहली बार नेशनल स्ट्रगल से जुड़ते हैं। होम रूल लीग मूवमेंट का असर पूरे देश में दिखने लगता है। जगह जगह पब्लिक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, सोशल वर्क्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट मूवमेंट के अगेंस्ट सिवियर रिप्रेशन शुरू कर देती है। मद्रास में स्टूडेंट्स की पॉलिटिकल मीटिंग्स अटेंड करने पर बैन लगा दिया जाता है। तिलक को पंजाब और दिल्ली जाने से रोक दिया जाता है। जून 1917 में एनी बेसेंट और उनके एसोसिएट्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसकी वजह से नेशन वाइड प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। अपना विरोध जताने के लिए सर सुब्रमण्य अय्यर अपना नाइटहुड रिनाउंस कर देते हैं और तिलक पैसिव रेजिस्टेंस शुरू करने की बात करते हैं। इस तरह एनी बेसेंट के अरेस्ट के बाद मूवमेंट और भी ज्यादा उग्र होने लगता है। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट सितंबर 1917 में उन्हें रिहा कर देती है। लेकिन 1919 आते आते ये आंदोलन भी कमजोर पड़ने लगता है। इसके पीछे बहुत से रीजंस थे, जैसे कि इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का ना होना, 1917-18 के बीच कम्युनल राइट्स का होना और अगस्त 1917 की मॉन्टेग्यू की डिक्लेरेशन। मॉन्टेग्यू इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। 20 अगस्त 1917 को ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिक्लेयर करते हैं कि इंडिया में ब्रिटिशर्स का लॉन्ग टर्म गोल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करना है। इस डिक्लेरेशन के बाद मॉडरेट्स और एनी बेसेंट को लगता है कि आंदोलन को कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा सितंबर 1918 में एक केस के सिलसिले में तिलक भी विदेश चले जाते हैं। इस तरह मूवमेंट लीडरलेस हो जाता है और धीरे धीरे डिक्लाइन कर जाता है। इस बीच गांधी जी भी इंडिया आ चुके होते हैं और यहां से नेशनल मूवमेंट के गांधीयन फेज की शुरुआत होती है, जिसके बारे में हम अपनी आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। इवैल्यूएशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट फेज। दोस्तों, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा है। इन्हीं लीडर्स की वजह से इंडियंस को यह कॉन्फिडेंस आया था कि वो ब्रिटिशर्स से स्वराज की डिमांड कर सकते हैं। तिलक का स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट, जो होम रूल मूवमेंट के दौरान दिया गया था, घर घर तक पहुंच जाता है और आगे आने वाली पीढ़ी को भी इंस्पायर करने का काम करता है। एक्सट्रीमिस्ट फेज के समय ही नेशनल एजुकेशन और स्वदेशी एंटरप्राइजेस का डेवलपमेंट और तेजी से शुरू होता है। नेशनल मूवमेंट को एक नई और जरूरी दिशा देने का काम करता है एक्सट्रीमिस्ट फेज। लेकिन इसके साथ ही एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स अपने स्वराज के गोल को पूरा करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान नहीं तैयार कर पाते। ये यंगस्टर्स में जोश तो जगा देते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी को सही दिशा में चैनलाइज करने में असफल रहते हैं। खासकर स्वदेशी मूवमेंट के डिक्लाइन के बाद यूथ डायरेक्शनलेस फील करते हैं। इसका ही नतीजा था कि कुछ यंगस्टर्स रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की तरफ चले जाते हैं। रेवोल्यूशनरी फेज के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।